जय हिंद बच्चे, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं। यह वीडियो क्लास 10 के साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्नों का है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ, ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और आगे के एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डाटा देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें तथा अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों आइए पहला प्रश्न देखता है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है आप लोगों को कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। देखिए, जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है बच्चों, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। क्यों? तो नाइट्रोजन जो है बच्चों एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकता है, जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं होने देती है। इसलिए क्या किया जाता है कि उसको नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। बच्चों एक वर्ड यहाँ निकल के आया है, विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या होती है? तो जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि इनके स्वाद में बदलाव आ जाते हैं, उनके स्वाद में बदलाव आ जाते हैं। तो वही से हम लोग क्या कहते हैं, तो विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको नाइट्रोजन युक्त से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अवक्षेपण यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहोगे सर अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए दिया हुआ आंसर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप लोग याद रखोगे बच्चों कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो। अवक्षेप का मतलब है कि जो जल से अलग हो जाए, यानी कि जल में विलय ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पे लेंगे एक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और दूसरा लेंगे सोडियम क्लोराइड। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। साथ ही साथ में सोडियम नाइट्रेट का भी निर्माण होगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये अवक्षेप का निर्माण करेगा। क्या करेगा? अवक्षेप का निर्माण करेगा। इसलिए यह जो अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ठीक है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक है, ये दोनों अभिकारक है बच्चों, और यहाँ पे ये दोनों जो है ये प्रतिफल कह सकते हैं या फिर उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं बच्चों, तो अभिकारक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, तो उत्पादक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। काफ़ी इजी प्रश्न है बच्चों, कई बार उसको पूछा गया है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, जो लोहे की वस्तुएं होती है ना, उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, पता है आप लोग को? देखिए, जो लोहे होते हैं बाबू, वो नमी, यम्ल तथा वायु से तुरंत अभिक्रिया करके क्या होता है, धीरे धीरे संचरित हो जाता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने से हम लोग बचाने के लिए लोहे को पेंट करता है। तो पेंट ही क्यों करते हैं? ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करने से क्या होता है कि वायु और जो लोहे की सतह होती है उनके बीच एक परत बन जाती है, और परत बनने के कारण क्या होता है, इनके बीच में संपर्क टूट जाता है, जिनके कारण अभिक्रिया नहीं हो पाती है और हमारे जो लोहे की वस्तुएं होते हैं वो संचरित नहीं होती है। ठीक है, तो पहले समझेंगे बच्चों। देखिए, लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है। संचरित का मतलब होता है बच्चों नष्ट हो जाती है। क्या होती है? नष्ट हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह या हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाती। यानी हमने अभी जस्ट समझाया कि क्या होता है, उनके बीच एक परत बन जाती है। परत बनने के कारण क्या होती है कि जो लोहे की सतह होती है और वायु होती है या नमी जिसको कहते हैं, उनके बीच में संपर्क टूट जाता है। क्या होता है? संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण संचरण नहीं होता है। एक चीज़ याद रखोगे बच्चों कि जब लोहे
में जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है, ठीक है, तो जंग लगने के बाद क्या होता है कि लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे के भार में वृद्धि होता है, बल्कि उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है, तो याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल की सतह अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सब याद रखिएगा कि CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, कई बार प्रश्न को पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों? जिप्सम का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है CSO4 इंटू 2H2O। एक दोनों जो है काफ़ी बार पूछा गया, आपसे कई एक बार पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बच्चों? CSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है बच्चों? पूछ देगा आपसे कि किन्हीं दो उपयोगों को लिखें, तो कहाँ पे किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर करने में। दूसरी बात क्या होगा? मूर्ति के ढांचा निर्माण करने में, घर के चिकनाई करने में। इसके बाद क्या होगा? जितने भी सजावटी सामान है उन सभी सजावटी सामग्रियों को चिकनाई करने में या तो इसके निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब प्लास्टर जो पेरिस होता है बच्चों, उसको आद्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि तुरंत जल से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना लेता है? तो जिप्सम का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो निश्चित कहोगे सर कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यानी कि जिसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं, तो जिप्सम का निर्माण करता है। अगर इससे का समीकरण आपसे पूछे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, ये जल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो 3/2H2O तो लिख सकते हैं हम लोग 1/2H2O। तो ये क्या बनेगा? CSO4 इंटू 2H2O, जिसका नाम हम लोग है जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम। ये क्या है? तो कहोगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए जल की अनुपस्थिति में, यानी जल की मात्रा जब उनमें ना हो तो अम्ल का जो व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है? हम जानते हैं कि अम्ल का जो स्वाद होता है बच्चों वो खट्टा होता है, उनका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इनका जलीय विलयन देखिए बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इनका जो जलीय विलयन है क्या करता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जलीय विलयन ही करता है। तो जल की जब अनुपस्थिति होती है तो ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं कर पाते, जिनके कारण जो होता है बच्चों इसका जो व्यवहार होता है वो अम्लीय नहीं होता है, ठीक। आप लोग को लिखना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। केवल जल की उपस्थिति में ही ये हाइड्रोजन आयन प्रदान कर पाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। बच्चों आप लोग को इतना लंबा नहीं लिखना, सीधी सी बात में याद रखिएगा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इनके दो उदाहरण देखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, देखिए बच्चों जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, परस्पर अभिक्रिया करता है, तो इनके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। इन अभिक्रिया को ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है बच्चों, जिनका pH मान 14 होता है। कितना हो जाए बच्चों? 14 होता है। जबकि HCl जो कि सबसे प्रबल अम्ल है, जिनका pH मान 0 होता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? लवण का निर्माण होता है, जैसे NaCl। तो NaCl का हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? इसको हम लोग जानते हैं नमक के रूप में, ठीक है। तो NaCl प्लस जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है सबसे प्रबल क्षार है, जिनका pH मान कितना होता है? 14। जबकि HCl जो है सबसे प्रबल अम्ल है, जिनका pH मान कितना होता है बच्चों? तो कहोगे सर 0 होता है, ठीक है। ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब आपस में विक्रिया करता है तो इनके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। लवण मतलब NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तथा जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है।
कह रहा है क्या कारण है, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है। आखिर जितनी भी धातुएं होती है बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातुएं जो होती है प्रायः विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो आखिर क्यों इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसको हम लोग आज समझना है। तो धातुएं क्या होती है बच्चों, ये विद्युत संचालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं यानी इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तो कहोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये विद्युत धारा के प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिस कारण ये विद्युत धारा का संचालन करती है। बस इतना से ही आप लोग को लिखना है और यहाँ से 2 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पूछ रहा है खनिज और यस्क में क्या अंतर है। देखिए जो खनिज है और यस्क में, इनमें से क्या डिफरेंस है। तो खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। खनिजों में कई अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, अब यस्क क्या है बच्चों, तो अश्क क्या होता है, तो वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में सुगमतापूर्वक धातु प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग यस्क कहते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछे तो इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, या तो आप लोग कॉलम बना के लिख सकते हैं खनिज, एक लिखते हैं अश्क। ठीक है, एक तरफ मान के चलिए लिख लिए खनिज, दूसरी तरफ लिख लिए यस्क, और दूसरी तरफ आप लोग अलग अलग करके लिखते हैं। तो सभी खनिज क्या होते हैं बच्चों, तो यस्क नहीं होते। क्यों नहीं यस्क होते, क्योंकि सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जिनको खनन विधि द्वारा खोद कर बाहर निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग यस्क को देख लेते हैं। यस्क में क्या कह रहा है बच्चों, तो यस्क में कह रहा है कि सभी यस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। बिल्कुल, यानी जितने भी यस्क होते हैं वे सारे के सारे क्या हैं बच्चों, तो कहोगे सर खनिज हैं। सभी यस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। वैसे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग यस्क कहते हैं। तो कम से कम जो है बच्चों आप लोग को 3 डिफरेंस आप लोग को लिखना होता है। अगर 3 डिफरेंस आप लोग अच्छे से लिख लेते हैं तो 3 मार्क्स आप लोग को यहाँ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहे थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके कोई 2 उपयोग को लिखें। देखिए थर्मिट अभिक्रिया, तो बच्चों समझेंगे आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब एल्यूमिनियम के साथ में कराई जाती है तो यह अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है, जिनके कारण क्या होते हैं बच्चों, काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस ऊष्मा का उपयोग क्या करते हैं, तो इनको जोड़ने में काम किया जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि टूटे हुए रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है, तथा टूटे हुए जो मशीन के पुर्जे होते हैं बच्चों, उन पुर्जों को जोड़ने में काम किया जाता है। ठीक है, तो क्या है थर्मिट अभिक्रिया, तो याद रखोगे जब आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है। यह जो अभिक्रिया होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, मतलब काफ़ी अधिक तेज़ी से होता है, जिससे क्या होती है कि इनमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न बच्चों, याद रखोगे। ठीक है, तो इनका उपयोग कहाँ पे है, तो टूटे हुए रेलवे ट्रैक को जोड़ने में और टूटे हुए मशीन के जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है बच्चों कि प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, निम्न यौगिकों में विद्यमान प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो बच्चों प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर उन यौगिक का सारा गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। काफ़ी ईजी है बच्चों। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर उन यौगिक का सारे गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे CH3COOH। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, ठीक है, COOH। तो COOH किसका होता है बच्चों, तो कहोगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। दूसरा में दे दिया CH3COCH3, यहाँ पे CO दिख रहा है बच्चों, तो CO किसका है, तो कहोगे सर कीटोन का है। किसका है, कीटोन का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C2H5CHO किसका है, तो कहोगे सर एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का है। C2H5OH, ठीक है, C2H5OH जो इथाइल एल्कोहल है। एल्कोहल का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है, इथाइल एल्कोहल जिसका सेवन किया जाता है। ठीक है, अब समझिए इथाइल एल्कोहल में लास्ट में क्या लगता है, तो OH लगता है। तो इसका किसका प्रक्रियात्मक समूह है बच्चों, तो ये एल्कोहल का है। ठीक है, तो ये आप लोग चारों याद रख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है और ये
कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, एक बार फिर से इसको करवा देते हैं। देखिए COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए CO है, ठीक है, बीच में है CO। तो बच्चों CO किसका होता है? CO कीटोन का होता है। अब यहाँ देखिए CHO है, तो CHO किसका होता है? तो एल्डिहाइड का होता है। अब यहाँ OH है, तो OH किसका होता है बच्चों? तो H एल्कोहल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण का क्या कारण? देखिए सबसे अधिक जो यौगिकों का निर्माण करता है बच्चों ये कार्बन करता है। आखिर क्यों करता है? तो प्रश्न आपसे यही पूछ लिया गया है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिकों निर्माण का क्या कारण है। तो आप लोग सटीक आंसर दोगे तो कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना के करने के पीछे निम्नलिखित कारण है बच्चों। क्या है? सबसे पहले देखिए कार्बन यौगिकों में श्रृंखला जो बनाने की गुण होती है वो अधिक होती है। दूसरी बात कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चों ये 4 होती है। ठीक है, जिस कारण से ये किसी से यौगिक के साथ में आप आसानी से किसी भी तत्व के साथ में आसानी से यौगिक का निर्माण कर लेता है। तीसरा है कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध से जुड़े रहते हैं। तो ये 3 कारण है बच्चों जिन कारण से क्या है कार्बन जो है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाए बच्चों? तो कहोगे सर कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी बच्चों? ये 4 होती है। ठीक है, तो ये 4 आसानी से ग्रहण भी कर लेता है और आसानी से ये प्रदान भी कर देता है। ठीक है, जिस कारण ये क्या करता है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के समायोग एवं नाम एथाइन के संरचना सूत्र को लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। समावयवता से आप क्या समझते हैं? तो समावयवता किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी जो संरचना सूत्र होता है बच्चों ये भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग समावयवता के नाम से जानते हैं। फिर जैसे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, तो एक ले लेंगे नॉर्मल पेंटेन और दूसरा ले लेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन, तो इनकी जो अणुसूत्र है बच्चों ये सेम है लेकिन उनकी देखिए संरचना सूत्र जो है वो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग समावयवता के नाम से जानते हैं, तो समावयवता कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा समावयवता किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र जो है वो समान है परंतु उनकी जो संरचना सूत्र होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके पास में कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? देखिए बच्चों भोजन के पाचन में आज भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका होती है? तो जब हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं खाते हैं तब लार में मौजूद जो एमाइलेज होता है, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में बच्चों, एमाइलेज एंजाइम होता है उसमें मिक्स हो जाता है, उसमें मिल जाता है और ये कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ कर देता है। तो हमारे भोजन में क्या करता है, भोजन में जो पाचन में लार की जो होती है वो मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लार की क्या भूमिका होती है बच्चों? ये भोजन को चिपचिपा कर देती है। क्या कर देती है? चिपचिपा कर देती है, जिस कारण से भोजन आसानी से हमारे ग्रासनली के द्वारा प्रवेश कर जाता है और यही मुंह से ही क्या होता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो लार है उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिए कि एमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उनमें मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य क्या होता है? समन्वय केंद्र होता है। ये संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना यानी कि सिकुड़ जाना क्या होता है? इनका उदाहरण है बच्चों। तो प्रतिवर्ती क्रिया का अगर आपसे उदाहरण पूछे तो क्या होगा? जब हम लोग देखिएगा जब धूप तेज रहती है तो जब अधिक प्रकाश आती है वहाँ पे हम लोग आँख जब देखते हैं तो अचानक क्या होती है कि हमारी जो पलकें होती है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये किस घटना को इंडिकेट करता है बच्चों? तो ये प्रतिवर्ती क्रिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो आप लोग इसको समझ चुके हैं कि इसमें मस्तिष्क जो होता है बच्चों ये शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, यानी कि ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह मेरुरज्जु से जो प्राप्त सूचनाएं होती है उन पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश
भेजे जाते हैं। क्या किया जाता है? तो मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया के जो संदेश होते हैं उन संदेशों को भेजा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं मानव में विरेचन के क्या कार्य है। देखिए जो विरेचन होता है बच्चों ये एक नर जननी अंग है। क्या है? तो कहोगे सर नर जननी अंग है, ठीक है। तो जो विरेचन होता है बच्चों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य जो है वो शुक्राणु का उत्पादन करना होता है। इनकी संख्या 2 होती है। तो मानव में नर जनन की कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण विरेचन में होता है। यह उदर गुहा के बाहर विरेचन कोश में आस्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यह उत्पादन करता है, ठीक है। सीधी से बच्चों आप लोग याद रखिएगा, उतना लंबा नहीं याद कर पाओगे कि मानव में विरेचन के क्या कार्य है। तो मानव में विरेचन के क्या कार्य होता है बच्चों? तो ये शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं का उत्पादन करता है जो जनन क्रिया में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए तो मानव में विरेचन के क्या कार्य है? तो ये शुक्राणुओं का उत्पादन करना यानी निर्माण करना, ठीक है। तो ये मानव विरेचन क्या है बच्चों? तो ये जो है एक नर जननी अंग है। क्या है? नर जननी अंग है। इनकी जो संख्या होती है ये 2 होती है। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास में कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। देखिए मेंडल जो थे बच्चों वंशानुगत नियमों को दर्शाने के लिए उसने क्या किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। आखिर उसने मटर का पौधा का ही चयन क्यों किया? अदर पौधा भी तो ले सकता था। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर मेंडल ने जो है कि मटर पौधा का ही चयन क्यों किया। तो इनके पीछे कई कारण थे बच्चों। मटर का जो पौधा था, ठीक है, वो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता था। सबसे पहला रीज़न आप लोग यही लिखिएगा कि जो मेंडल ने जो मटर पौधा का चयन किया था तो मटर पौधा जो था वो हर जगह आसानी से उपलब्ध था। दूसरी बात जो मटर पौधा जो थे वे उनका जो जीवन काल था वो छोटा होता था, नहीं बहुत कम समय में ये तैयार हो जाता था, ठीक है। दूसरी बात जो मटर का पौधा था बच्चों उनमें दोनों गुणों को दिखाया जाता था यानी कि पाया जाता था, ठीक है। यानी ये प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षणों इसमें प्रकट होते थे, ठीक है। तीसरा जो था बच्चों कि सामान्यतः सब परागण होता था परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता था मटर के पौधे में। इसके बाद क्या एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता था। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते थे जिन कारण से मेंडल ने वंशानुगत नियमों को दर्शाने के लिए तो वंशानुगत गुणों को दर्शाने के लिए क्या किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है। तो आप लोग सीधी भाषा में आप लोग याद रखोगे कि जो मेंडल ने मटर पौधा का चयन किया था इनके पीछे कारण था कि यह हर जगह आसानी से उपलब्ध था। दूसरी बात क्या था कि इनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आसानी से प्रकट हो जाते थे। तीसरी बात क्या था कि इनका जो जीवन काल था वो काफ़ी छोटा होता था, यानी बहुत कम समय में ये उपलब्ध हो जाता था, ठीक है। तो आसानी से आप लोग याद रख पाएंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। देखिए बच्चों जो लेंस की क्षमता होती है इसकी से मात्रा क्या होती है? तो डायोप्टर होती है जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो किसी लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, तो उनको परिभाषित करना है कि कितने क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिनकी फोकस दूरी क्या होती है? तो 1 मीटर होती है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग आसानी से याद रखोगे कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिनकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है बच्चों उसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है उनकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी पी बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। इनका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो याद रखोगे इनका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखोगे। न्यूमेरिकल प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी। कई बार प्रश्न रिपीट किया गया बच्चों, उम्मीद है इस वर्ष भी पूछने की। तो अपर्तनांक किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले याद रखिए तो किसी दो माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होते हैं उनको हम लोग अपर्तनांक के नाम से जानते हैं। यानी किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। अपर्तनांक को म्यू से इंडिकेट किया जाता है। किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों? तो म्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इनका एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो अपर्तनांक क्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक, ठीक है। तो अपर्तनांक बराबर क्या होता है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम
2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितना है बच्चों? कह रहा है प्रकाश वायु से, ठीक है, माध्यम 1 में वायु से, यानी कि 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसमें नहीं पता, इसका अपर्तनांक जो है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5। तो इसको जब काटोगे बच्चों 2 बार में तो हो जाएगा 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछ लेते हैं कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितने हो जाएगा बच्चों? तो कांच में प्रकाश की चाल कहोगे सर 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है, इनके क्या कारण हो सकते हैं तथा इसे किसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले समझिएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो वह दृष्टि दोष जिसे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए जिस भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, निकट की जो वस्तुएं होती है, जो आसपास की जो होती है, आसपास की जो वस्तुएं होती है बगल की, ठीक है, उनको आसानी से देख लेते हैं। लेकिन जो दूर स्थित वस्तु होती है उनको ये सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इनको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब निकट दृष्टि दोष होने के पीछे कारण क्या होता है, तो अभिनेत्र लेंस की जो आवश्यकता से अधिक क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिससे उनकी फोकस दूरी कम हो जाती है तथा नेत्रगोलक का लंबा हो जाता है। नेत्रगोलक का क्या हो जाता है बच्चों, लंबा हो जाता है, जिन कारण से क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। कहाँ पे होता है, रेटिना के पहले ही बनता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे संशोधित करेंगे बच्चों, तो इनको हम लोग कैसे संशोधित करोगे, तो अवतल लेंस की सहायता से इसको ठीक किया जा सकता है। अब देखेंगे जो डॉक्टर घर जाते हैं ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उनको देखता है कि कितने दूरी की ये देख पाता है और उनकी जो आवश्यक जो क्षमता होती है उनके अकॉर्डिंग उनको अवतल लेंस की एक चश्मा दे दिया जाता है। ठीक है, क्या आप इसको लगाइए, फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति आसानी से उस वस्तु को देख लेता है, क्योंकि ये अवतल लेंस क्या करता है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो समायोजित कर रेटिना पर बनवा देता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, तो कहोगे सर रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आखिर टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो आज हम इन कारणों को पढ़ेंगे। तो यह क्या होता है, उच्च तापमान पर उत्तेजित नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है बच्चों वो उच्च होता है। ठीक है, इनका गलनांक क्या होता है, तो उच्च होता है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। याद रखोगे, तो विद्युत बल्ब में एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, जिस कारण से तापमान बढ़ने के कारण ये जल्दी से पिघलता नहीं है। ठीक है, कह रहे श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पांचक्रम संयोजन से क्या लाभ है। अगर मान के चलिए किसी परिपथ में हम लोग किसी उपकरण को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है, तो इसकी अपेक्षा पांचक्रम में संयोजन करने से क्या क्या फायदे हैं हमें, तो कई फायदे होते हैं बच्चों। सबसे पहला है कि श्रेणी क्रम में संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर। जैसे मान के चलिए अगर हम सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो मान के लिए अगर एक जगह कहीं पे तार कट जाए तो क्या होता है बच्चों कि इनमें जो सारी जितने भी उपकरण लगा होता है उनमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों कि मान के लिए अगर एक उपकरण किसी कारण से जैसे खराब हो जाए, ठीक है, तो उसका दूसरे उपकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलिए एक जगह अगर कहीं तार सट जाती है, तारें सट जाती तो धारा का मान अगर अचानक बढ़ जाती है तो इस परिपथ में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उन सभी उपकरणों को खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा पांचक्रम में संयोजित करना चाहिए। श्रेणीक्रम में धारा एक जैसी रहती है परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। पांचक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। अब समझिए बच्चों, आप लोग से पूछा जाता है कई बार कि प्रतिरोधकों को किस क्रम में संयोजित किया जाए ताकि कम प्रतिरोध उत्पन्न हो। तो कम प्रतिरोध किस में होता है बच्चों, जब पांचक्रम में संयोजित किया जाएगा, और प्रतिरोध अगर कम उत्पन्न हो तो उसमें धारा का मान अधिक और आसानी से प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी जिसमें धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, जिसमें प्रतिरोध अधिक हो तो धारा का मान कम प्रवाहित होता है। दूसरी बात क्या होता है बच्चों, मान के चलिए अगर हम लोग पाठ्यक्रम में किसी उपकरण को संयोजित करते हैं तो हम उनको अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास 4 कमरा है, हमारे में
घर में 4 कमरे, 4 कमरे में चारों में से टीवी पंखे लगे हुए हैं। तो हमको अगर लग रहा है कि आज इस कमरे वाले हमको चलाना है पंखे, तो हम अपनी इच्छा अनुसार उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो उनको हम अपना आवश्यकता अनुसार बंद नहीं कर पाइएगा। अगर एक उपकरण को बंद करोगे तो उसमें लगे जितने भी उपकरण होगा सारे उपकरण बंद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। देखिए बच्चों, जब विद्युत परिपथ में विनिमय तार और उदासीन तार, यानी कि जब इसको हम लोग धनात्मक तार और ऋणात्मक तार के नाम से याद रखेंगे। ठीक है। जब विद्युत परिपथ में धनात्मक तार और ऋणात्मक तार आपस में संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाती है, जिन कारण से क्या होता है उसमें धारा का मान काफ़ी बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो लघु पतन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लघु पतन के नाम से जानते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो परिपथ में जो उपकरण लगे होते हैं वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। यानी क्या होता है, सीधी सी भाषा में आप लोग याद रखिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, धनात्मक तार और ऋणात्मक तार आपस में संपर्क में आते हैं तो इसमें प्रतिरोध शून्य उत्पन्न हो जाता है, जिनके कारण क्या होता है, परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग लघु पतन के नाम से जानते हैं। लघु पतन के कारण क्या होता है कि उसमें परिपथ में लगे जितने उपकरण होते हैं वे सारे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है। प्रत्येक एग्जाम में, जितनी भी बोर्ड एग्जाम हुआ बच्चों, या तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, दो में से कोई एक को पूछ ही लेता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी जो 4 उंगलियां होती है बच्चों, वे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बीच क्या होगी, लिपटी हुई होगी। ठीक है। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। यानी कि अपने दाहिने हाथ, किस हाथ से, दाहिने हाथ से किसी भी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा जो अंगूठा है बच्चों, ठीक है, ये किस ओर संकेत करे, तो ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो हमारी जो 4 उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर लिपटी रहेगी। ठीक है। तो फिगर तो मैं यहाँ नहीं बना पा रहा हूँ बच्चों, तो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, याद रखोगे। यानी कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ से किसी भी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा की ओर इंडिकेट करता है। तो हमारी जो 4 उंगलियां होगी वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर लिपटी रहेगी। ठीक है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को भी करा ही देते हैं बच्चों। ठीक है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या था, तो इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं, यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे बच्चों, तो हमारी जो अंगूठा होगी वो चालक की गति की दिशा की ओर आरोपित बल जो होते हैं उनकी ओर संकेत करेगा। ठीक है। आप लोग फिगर के द्वारा से यहाँ पे देख पाइएगा, देखिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा है। देख पा रहा है ना, ये अंगूठा है और ये क्या है, तो ये तर्जनी है। ठीक है। ये क्या है, तो मध्यमा है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को, ये तीनों को इस प्रकार फैलाया कि तीनों परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो। ठीक है। तो लंबवत हो तो यदि तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो होता है बच्चों वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो हमारी जो अंगूठा होगी वो चालक की गति के दिशा के आरोपित बल के ओर संकेत करेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और इसका दक्षिण हस्त नियम, दो में से कोई ना कोई एक पूछा ही जाता है। हमने दोनों करवा दिया है बच्चों। ठीक है। देखिए बच्चों, पूछा गया है कि एक उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं, एक उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ईंधन क्या है। तो ईंधन क्या है, तो वैसे पदार्थ जो उसको जलाने से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। तो उत्तम ईंधन किसे कहेंगे, तो जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए लाभदायक होंगे। ठीक है। तो एक उत्तम जो ईंधन होता है उसमें निम्न गुण होना आवश्यक है। सबसे पहला कि ये प्रति एकांक क्षेत्रफल में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। ठीक है। प्रति एकांक आयतन में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। दूसरी बात है ये पर्यावरण के लिए
कोई हानिकारक ना हो, यानी कि ये कोई ऐसा जहरीली गैसें उत्पन्न ना करे इसके दहन करने से, ठीक है, जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़े। ये आसानी से उपलब्ध हो। दूसरी बात क्या है, ये सस्ता हो। इसके बाद याद रखोगे इनका परिवहन एवं भंडारण में सुविधाजनक हो, ठीक है। तो ये सारे अगर शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये उत्तम ईंधन है, यानी कि अच्छा ईंधन है। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रति एकांक आयतन में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। दूसरी बात क्या है, यह पर्यावरण के अनुकूल हो, मतलब ये किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, यानी कि इसके जलाने से किसी प्रकार की जहरीली गैस उत्पन्न ना हो। तीसरी बात, ये आसानी से हर जगह उपलब्ध हो। चौथी बात क्या है, ये भंडारण एवं परिवहन उसका आसान हो। अगला बात जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सस्ता हो, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों। क्योंकि आज जिस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऊर्जा जो हमारे पास है बच्चों, तो कुछ ऐसे हैं जो नवीकरणीय है, तो कुछ ऐसे हैं जो अनवीकरणीय है। तो जिस प्रकार से आज इसका उपयोग हो रहा है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो अब अनवीकरणीय संसाधन जो है, जो ऊर्जा है, वो आने वाली पीढ़ी तक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पुनःपूर्ति संभव नहीं है। इसलिए वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं बच्चों, जो नवीकरणीय है, उनको विकसित किया जा रहा है ताकि उसे ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। अब इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहे तो यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग को वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों देना चाहिए, क्योंकि कुछ संसाधन बोलिए, कुछ जो ऊर्जा के स्रोत हैं ऐसे हैं जो अनवीकरणीय, जिनकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती। जैसे फॉर हम लोग एग्जाम्पल बात किए, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनकी पुनःपूर्ति चाह करके भी नहीं कर सकते बच्चों, ना ही उनकी निर्माण हो सकता है। तो ये आने वाली पीढ़ी में क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके पास में कि आहार श्रृंखला क्या है। यह आहार श्रृंखला क्या है, तो प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं बच्चों। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला ही क्या कहलाती है, तो यह आहार श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों, तो यह आहार श्रृंखला कहलाता है। यानी कि सभी जीव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं कि एक दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। देखिए कह रहा है क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यानी कि मार दें। तो यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए बच्चों, तो इससे पहले वाले जो स्तर के जो जीव होंगे, ठीक है, उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उनको खाने के लिए कोई जीव ही नहीं होगा। ठीक उसके ऊपर वाले जो जीव होंगे बच्चों, उनकी संख्या घट जाएगी और ये धीरे धीरे भोजन के अभाव में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी भोजन के अभाव हो जाएगी बच्चों, इनको जो है भोजन प्राप्त ही नहीं होगा। और भोजन के अभाव में हम लोग जानते हैं कि कोई अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए पूरा पर्यावरण का संतुलन ही क्या होगा, तो पूरा पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो हम लोग सीधी सी भाषा में याद रखेंगे कि यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीव समाप्त हो जाते हैं तो ठीक इसके निचले स्तर के जो जीव होते हैं उनकी संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक इसके ऊपर वाले जो जीव होंगे उनकी संख्या घट जाएगी, अर्थात वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे। जिस प्रकार से क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों सारे आज सब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए और आगे की एग्जाम में भी यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।